आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी टायर 2 का जो टॉपिक आपका दिया हुआ है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं। आज आपको थ्योरी क्लास देखने को मिलेगा और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी के जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है वहीं से ये सारा लिया गया है। तो हम लोग चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए केवीएस पीआरटी टायर 2 का, तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे फ्री मटेरियल भी अपलोड किया गया है पीआरटी टायर 2 के लिए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा तो ये पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। तो पहला पॉइंट है आपका आर्ट एंड क्लास है, आर्ट एंड क्राफ्ट से एक आपका नाम याद रखना है जो कि है एपन। ये क्या है? आपका एक ट्रेडिशनल लोक कला है। कहाँ की? उत्तराखंड का। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक कला कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि एपन आपका एक क्या है? उत्तराखंड का लोक कला है, जिसे जो है गेरू लाल मिट्टी से रंगी ईंट लाल दीवारों पर सफेद चावल के आटे के घोल से बनाया जाता है। यानी कि ये एक आर्ट है, एक कला है, एक क्राफ्ट है जो कि आपका उत्तराखंड में फेमस है, उत्तराखंड में प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है कि एक कोई भी घर का जो लाल ईंट से रंगा हुआ कोई भी जगह है वहाँ पर जो है आपका सफ़ेद चावल से आटा के घोल से डिजाइन बनाया जाता है। इसी को हम लोग एपन के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकंड कला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 4000 ईयर ओल्ड है, 4000 साल पुराना एक जनजातीय धातु शिल्प है, एक ट्राइबल मेटल क्राफ्ट आर्ट है ये, जो कि फेमस है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो स्टेट का नाम याद रखना है, आर्ट का नाम याद रखना है। आर्ट का नाम क्या है? डोकरा। कौन सा कला? डोकरा कला, जो कि क्या है आपका उड़ीसा की एक 4000 ईयर्स ओल्ड जनजातीय धातु शिल्प, यानी ट्राइबल लोगों के द्वारा ये फेमस, ट्राइबल लोगों के द्वारा ये परफॉर्म या ट्राइबल लोगों के द्वारा इस आर्ट को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? पीतल के साथ जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का उपयोग करके इस क्राफ्ट को बनाया जाता है। आप देखे होंगे पहले के टाइम में जो है मेजरमेंट वगैरह करने के लिए, चावल वगैरह मेजरमेंट करने के लिए इस टाइप से एक चीज आता था, यही है, इस चीज को बनाया जाता था डोकरा कला से। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से दो नाम याद रखना, एक एपन जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, दूसरा आपका डोकरा जो कि आपका रिलेटेड है उड़ीसा से। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट आपका है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के एरिया का नाम याद रखना आपको, कोंडापल्ली जो है। ये क्या करता है कि सॉफ्ट वुड जो नरम लकड़ी होती है उसको ज्वाइंट करके जो है आपका खिलौना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खिलौना बनाया जाता है। इसमें क्या, इसको बनाने के लिए इमली के बीज का पाउडर और लकड़ी का बुरादा दोनों को मिला करके बनाया जाता है, जिसको हम लोग मक्खू कहते हैं। तो मक्खू नामक एक पेस्ट का उपयोग करके इन सारे नरम लकड़ियों को जोड़ा जाता है और इस टॉय को बनाया जाता है। तो आपको यहाँ से खाली 2 पॉइंट याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का ये एक आर्ट है और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोडापल्ली टॉय। किस नाम से जानते हैं? कोंडापल्ली टॉय के नाम से। सेकंड आपका है कोकोनट सेल आर्ट क्राफ्ट, कोकोनट सेल क्राफ्ट, जो कि आपका रिलेटेड है केरला से। आपको याद रखना है कि केरल की ये एक प्रमुख जैव अपघटनीय है, यानी कि आपका बायोडिग्रेडेबल आर्ट है, जिसका उपयोग क्या किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है? बाउल्स एंड ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो नारियल का सेल होता है, आप देखे होंगे नारियल खाए होंगे, जब आप नारियल खाए होंगे तो उसका जो सेल होता है काफ़ी हार्ड होता है, उसी को जो है घिस कर उसके छिलके को बढ़िया से घिसा जाता है, फिर तैयार किया जाता है, उससे बाउल्स और ज्वेलरी तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोकोनट सेल क्राफ्ट। कहाँ से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। नाम आपको याद रखना है। और ये एक क्या है? बिहार की एक पारंपरिक कला है, जहाँ पर कलाकार क्या करता है? दीवारों पर पेंट करते हैं और पेंट करने के लिए जितने भी कलर्स का इस्तेमाल होता है ये सारे नेचुरल कलर्स होते हैं, यानी कि ये सारे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके मधुबनी पेंटिंग को बनाते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कठियावाड़ कढ़ाई, कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एक ट्रेडिशनल स्टाइल है। कहाँ से? आपका गुजरात से। जिसमें क्या किया जाता है? एक फेमस क्यों है? क्योंकि यह अपने दर्पण कार्य एवं चौकर एवं त्रिकोण जैसे ज्यामितीय डिजाइन के लिए जानी जाती है। आई थिंक ये साड़ी वगैरह में किया जाता है। साड़ी में आप देखे होंगे जो गुजरात में जिस टाइप के ड्रेसेस पहने जाते हैं, तो साड़ी वगैरह में जो है आपका दर्पण टाइप से बैठाया जाता है, जो चौकर आकार का होता है वो त्रिकोण आकार का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी जो है, कठियावाड़ कढ़ाई जो है कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात से रिलेटेड है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपका वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ इसमें पूछा जा सकता है मैच द फ्लोइंग करके भी पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट कुछ फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन की भी बात किया गया है इसमें, जो कि आपका कल्चरल हेरिटेज के अंदर में आएगा। उसमें से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में हम लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो काइट फेस्टिवल जो है फेमस है, और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि काइट फेस्टिवल किस त्योहार के दरमियान मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान यह मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दौरान, किस महीने में? जनवरी महीना में यह मनाया जाता है पतंग महोत्सव। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि जैसे कि आपका गुजरात हो गया, राजस्थान वाले एरिया हो गया, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नॉन एज उत्तरायण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को किस नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को जो है उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में भी पतंग उड़ाया जाता है, बट ये पतंग उड़ाने की परंपरा पंजाब में कब उड़ाया जाता है? बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के टाइम में, और बैसाखी के टाइम में जो है पतंग उड़ाया जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ही फेस्टिवल है, फेस्टिवल एक ही है, बट अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर इसको मनाया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो जो पूर्वी भारत हो गया, वो यूपी वाला एरिया हो गया, वहाँ पर मकर संक्रांति के टाइम में पतंग उड़ाया जाता है। बट वहीं पर अगर आप देख रहे हैं पंजाब वाला एरिया हो गया आपका, तो वहाँ पर बसंत पंचमी और बैसाखी के दिन पतंग उड़ाया जा रहा है। वहीं पर आपका गुजरात और राजस्थान वाला में जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, इस बार ये काफ़ी चर्चित भी था। आप अगर न्यूज से कनेक्ट होंगे, मोदी जी आई थिंक किसी देश के राष्ट्रपति के साथ पतंग उड़ा रहे थे, अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो काफ़ी वो फोटो जो है वायरल हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे और एक फैक्ट, तो 13वीं शताब्दी के जो मराठी संत थे नामदेव, तो नामदेव कौन संत थे? मराठी संत थे, ने अपने कविता में कागज से बनी पतंगों का उल्लेख गुड़ी के रूप में किया है। तो कागज से बनी पतंगों का उल्लेख गुड़ी के रूप में किसने किया है? नामदेव के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड मोनूमेंट्स। अब ये भी कल्चरल हेरिटेज के अंदर आएगा। आप सोचेंगे ये क्यों आएगा? क्योंकि हम लोगों के जो फ्रीडम फाइटर्स है, ये लोग भी कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक दो नाम जो कि जुड़ा हुआ है आपका एनसीईआरटी किताब में जो दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग देखेंगे। देखने के लिए तो बहुत सारा है, बट जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला नाम एक आता है, आपका नाम आता है इलास सचानी का। किसका नाम आता है? इलास सचानी। इला सचानी कौन थी? तो गुजरात की एक प्रसिद्ध कलाकार जो हाथों की विकलांगता के साथ पैदा हुई थी, और उन्होंने अपने पैरों से बनाई गई कठियावाड़ कढ़ाई के लिए राष्ट्रपति पदक जीता। तो अभी अभी हम लोग कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात किए, और उसी में से एक व्यक्ति का नाम है इला सचानी, जो कि गुजरात से बिलोंग करती है और एक फेमस आर्टिस्ट है इसका कठियावाड़ कढ़ाई का, जिसका दोनों हाथ विकलांग है। दोनों हाथ जो है विकलांग है, फिर भी वो अपने पैरों से इस एम्ब्रॉयडरी को बनाते हैं, जिसके कारण उसको क्या मिला? प्रेसिडेंट्स मेडल दिया गया, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो नाम आपको याद रहेगा, नाम क्या है? इला सचानी नाम है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रणब एम वाला सुब्रमण्यम की। ये भी कि हैंडलेस आर्टिस्ट है, ये सिंगर है, पारा स्पोर्ट्समैन है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल का। तो आपको नेशनल वॉर मेमोरियल का लोकेशन याद रखना है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो फरवरी 2019 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और हम लोग सभी जानते हैं कि नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना जो किया गया था वह बहादुर भारतीय सैनिकों के सम्मानों में की गई थी। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी जो है चर्चा में रहा है पिछले 2, 3, 4, 5 साल से। साथ ही साथ ये एक स्कीम का नाम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एम क्या है? उद्देश्य क्या है? कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जोड़े बनाने कर आपसी समझ को बढ़ावा देना। यानी कि अलग अलग जो स्टेट्स है, अलग अलग जो यूटीज है, सबके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तैयार करना, ताकि सब कोई एक ही उद्देश्य से बढ़े, और वो क्या है? भारत की प्रगति। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत से आप एक दो लाइन और कहीं से जुगाड़ करके रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से आपका
डिस्क्रिप्टिव में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, करंट अफेयर्स का भी फैक्ट हो जाएगा और एनसीईआरटी में दिया हुआ है ही। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन सारों का 5-5, 6-6 पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि अगर डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ दे तो वहां पर क्या करें, आप कुछ इनपुट वहां पर डाल सके, ऐसा नहीं कि ब्लैंक छोड़ कर आ जाए आप। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हम लोग गक्कड़ भरता, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक अनूठा पारंपरिक व्यंजन है। तो पारंपरिक व्यंजन भी कल्चरल हेरिटेज में काउंट होगा। तो आपको नाम याद रखना है, गक्कड़ भरता एक यूनिक ट्रेडिशनल डिश है। कहाँ से? जबलपुर, मध्य प्रदेश, नाम याद रहेगा। अब हम लोग थोड़ा समरी में सारी चीज़ों को एक बार देख लेंगे। जैसे एपन, एपन कौन सा स्टेट का हो गया? उत्तराखंड का हो गया। इसका मेन डिटेल क्या है कि व्हाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन गेरू, यानी कि जो चावल का पेस्ट बना करके रेड किले वाला जो भी फर्श वगैरह होगा वहाँ पर इस आर्ट को हम लोग तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डोकरा के बारे में बात करेंगे। स्टेट आपको याद रखना है उड़ीसा। कोकोनट सेल क्राफ्ट का स्टेट आपको याद रखना है केरला। कोनड़पल्ली टॉय का स्टेट याद रखना है आंध्र प्रदेश। मधुबनी पेंटिंग का बिहार। और कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी का आपका गुजरात याद रखना है। अब हम लोग इसी कल्चरल हेरिटेज से क्लास 7th में आपका ये सारे टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज, कल्चरल हेरिटेज में वेद भी काउंट होगा, क्योंकि वेद के बारे में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला चीज, वेद जो है एक संस्कृत रूट वर्ड विद से आया। किससे आया? विद आया है। संस्कृत रूट वर्ड विद धातु से आया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। तो वेद मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। टोटल वेदों की संख्या कितना है? तो 4 वेदाज है। 4 वेदाज क्या क्या है आपका? एक हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा हो गया आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका हो गया अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। सामवेद को संगीत का जननी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर यह सारा चीज हो गया। नेक्स्ट है कि वैदिक भजनों की रचना ऋषियों और ऋषिकाओं द्वारा की गई थी। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि 2008 में क्या क्या था, यूनेस्को जो है यूनेस्को ने वैदिक मंत्रोच्चार को मानव की मौखिक और अमूर्त विरासत के उत्कृष्ट नमूने के रूप में मान्यता दी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कब दिया और किस लिए दिया गया? तो वेद को 2008 में यूनेस्को ने क्या दिया आपका? मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको फिर याद रखना है कि केंद्रीय दर्शन एक सेंट्रल फिलोसॉफी है, जिसका मतलब है एक संत विप्रा बहुधा वदंती, जिसका अर्थ है सर्वोच्च वास्तविकता एक है, लेकिन ऋषि इसे कई नाम देते हैं। यानी कि जो फाइनल डेस्टिनी या कहे तो फाइनल सुपरमेसी एक ही है, रियलिटी एक ही है, बट अलग अलग ऋषि इसका अलग अलग नाम देते हैं। ये फिलोसॉफी भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये वेद के बारे में और वैदिक कल्चर के बारे में है। यहाँ से अगर आप अब कोई भी एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो कंटेंट अगर अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा। लाइक जो है फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, फ्यूल डालते हैं ना, तो लाइक नहीं होगा तो फिर वो फ्यूल कम हो जाएगा, तो फिर गाड़ी भी धीरे धीरे चलता है। बट अगर फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो गाड़ी आप ये टेंशन में नहीं रहेगा कि गाड़ी कब बंद हो जाएगा। तो लाइक आपका एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैदिक सोसाइटी एंड स्कूल ऑफ थॉट, वैदिक समाज और विचारधारा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रारंभिक जो वैदिक समाज था या अर्लियर वैदिक सोसाइटी जो था, जिसे हम लोग जन के नाम से जानते हैं, जो कि कुलों में संगठित था, जैसे कि भारत हो गया, पुरु हो गया, कुरु हो गया, ये सारे अर्लियर वैदिक सोसाइटी था, जिसको हम लोग जन नामक कुलों में संगठित था। तो यहाँ जन आपको याद रखना है। जन से जनपद आया है। जैसे आज के डेट में भी यूपी में आप जाएंगे तो जनपद बोला जाता है जिले को। नेक्स्ट आप बात करेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड, या उस टाइम के जो गवर्नेंस था, उस टाइम का जो शासन पद्धति था, उस टाइम क्या होता था, एक राजा होता था जो कि रूलर होता था, और रूलर में राजा को हेल्प करने के लिए क्या होती थी, सभा और समिति होता था। क्या होता था, सभा एवं समिति। तो वैदिक समाज और वैदिक समाज की विशेषताओं के बारे में आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि उस टाइम के सोसाइटी वैदिक समाज जन नामक एक कुलों में संगठित था। फिर आपको याद रखना है कि राजा होता था और राजा के चारों ओर क्या होता था, मंत्री वगैरह होता था, जिसे हम लोग सभा एवं समिति के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि उपनिषदों ने पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणाओं को पेश किया। यानी कि आज हम लोग बोलते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, पुनर्जन्म, एक बार मरने के बाद फिर जन्म होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उपनिषद में देखने को मिलेगा।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि रीवर्थ, कर्मा, ये सारी चीजें का इंट्रोडक्शन किस ग्रंथ के द्वारा किया गया है, तो ये सारे उपनिषद के द्वारा किया गया। उपनिषद में ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि वेदांता टीचेस द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मा। वेदांता हम लोगों को क्या सिखाता है कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स एक वन यानी कि एक ईश्वरीय सार है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। और आत्मा क्या है, आत्मन है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे योग के बारे में। तो योगा डेवलप्ड मेथड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा इन वन कॉन्शियसनेस, यानी योग से आप किस स्टेट में पहुंच जाएंगे, ब्रह्म स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ वैदिक सोसाइटी एंड अलग अलग विचारधारा, कहाँ से कौन सी विचारधारा लिया गया, किस ग्रंथ का यूज किया गया, ये सारे चीज। अब हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनका जन्म जो है 2500 साल पहले कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी नामक एक जगह पर हुआ था। ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे। उसके बाद आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध ने अविद्या और आसक्ति को दुख के मूल कारण के रूप में पहचाना। यानी दुख का मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है सफरिंग का, तो 2 चीज बताया उन्होंने। क्या बताया, अविद्या यानी कि ज्ञान का ना होना, नॉलेज का ना होना, और आसक्ति, किसी चीज के प्रति आसक्ति भी दुख का कारण होता है। ठीक है, जैसे अगर आप अभी चाहेंगे कि आप 10 मंजिला एक बिल्डिंग बना लें, तो ये क्या है, आपका एक आसक्ति है, और अगर आप बना नहीं पाएंगे तो फिर आपको दुख होगा जीवन भर। तो इससे आपको समझ में आ रहा कि जो है किसी चीज का बहुत अधिक चाह, यानी कि जो आसक्ति है, उससे क्या आती है, दुख आती है। साथ ही साथ नॉलेज ना होने से भी क्या आएगा, दुख की उदय होगा। तो बुद्धिज्म काफी बढ़िया बढ़िया फिलोसफी आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म में। फिर उन्होंने क्या किया, संघ की स्थापना की, जो कि क्या था, एक भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था, कम्युनिटी ऑफ मॉक्स एंड नन्स। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बुद्धिज्म जो है किस पर जोर देता, अहिंसा पर जोर देता है, यानी कि नॉन हार्टिंग और नॉन इंजूरिंग, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जिसमें प्राण हो, उसको चोट नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ये हो गया बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म के बारे में 4-5 पॉइंट आपको यहाँ पर डिटेल याद रखना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप याद रखिएगा इस टाइप से, लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ, भगवान बुद्धा का जन्म हुआ। फिर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुई। इस टाइप से वन लाइनर बनाकर भी आप सारे पॉइंट को एक ही बार में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैनिज्म का, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में आपको नाम याद रखना है कि राजकुमार वर्धमान, जिनका नाम क्या, महावीर, का जन्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआत में कहाँ पर हुआ, वैशाली नामक जगह पर हुआ, जो कि बिहार में लोकेटेड है। जैन शब्द किस धातु से आया है, जीन धातु से आया है, जिसका मीनिंग होता है कन्क्यूरर, यानी विजेता। जीन मतलब क्या होता है, विजेता, जिसका मीनिंग होता है कि अज्ञानता और आसक्ति का विजयी। जो अज्ञानता है और आसक्ति है, उससे विजय प्राप्त करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। अनेकांतवाद क्या है, एक वो सिद्धांत है कि सत्य के कई पहलू और दृष्टिकोण होते हैं, यानी ये एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का नाम क्या है, अनेकांतवाद। किस प्रकार का सिद्धांत है ये बताते हैं कि कोई भी ट्रूथ है, कोई भी ट्रूथ का क्या होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होती है और पर्सपेक्टिव्स होती है। सेकंड अगर आप याद रखेंगे, अपरिग्रह, क्या है, अपरिग्रह, इसका मीनिंग होता है नॉन पोजेशन, यानी कि कोई भी चीज का संग्रह न करना। इस सेंस में बोला गया है कि अर्थ का संग्रह, संपदा का संग्रह, ये सारी चीजों को कलेक्ट नहीं करना है। और भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति की सलाह देता है, और कोई भी मटेरियल थिंग्स है उससे क्या कर लेना है, डिअटैच कर लेना है अपने आप को। साथ ही साथ जैनिज्म टीच द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जैन धर्म सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध और अनन्यश्रियता पर को सिखाता है, यानी कोई भी जीव है जिसमें जीवन है, वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये चीज कहाँ से सीखने को मिलता है, जैनिज्म से सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोक और जनजातीय परंपराएं, जैसे कि इंडिया हैड 705 ऑफिशियल ट्राइब। भारत में आधिकारिक जनजातियों की संख्या कितना है, 705 है। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग 2011 की जो आपका सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग,
जिसका टोटल आबादी जो है 10.4 करोड़ थी। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जनजातियों और हिंदू परंपराओं ने देवताओं और अनुष्ठानों के मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से सहस्राब्दियों से बातचीत किया है। हम लोग जानते हैं कि जो ट्राइबल्स है, हिंदू ट्रेडिशंस है, ये एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करता है राइचुअल्स वगैरह का। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि लॉर्ड जगन्नाथ ऑफ पुरी इज बिलीव टू हैव बीन ओरिजिनली ए ट्राइबल डेटी। ये माना जाता है कि पुरी में जो भगवान जगन्नाथ है, ये क्या है, मूल रूप से एक जनजातीय देवता थे। द टोडा ट्राइबल्स ऑफ तमिलनाडु वर्शिप ओवर 30 माउंटेन पीक एज ए रेसिडेंस ऑफ गॉड। तो यहाँ से 2 पॉइंट। टोडा जनजाति किस स्टेट से है? तमिलनाडु से है। और तमिलनाडु के जो टोडा जनजाति है, ये क्या करते हैं, 30 से अधिक जो माउंटेन्स है उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वहाँ पर भगवानों के निवास होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मुंडा और संथाल जैसे जनजातियाँ जो है किसकी पूजा करती है? भगवान सिंगभोगा की पूजा करती है, जो दुनिया बनाने वाले सर्वोच्च देवता है। यानी कि मुंडा और संथाल लोग सिंगभोगा को क्या मानते हैं? भगवान सिंगभोगा को दुनिया बनाने वाले सर्वोच्च देवता के रूप में मानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा, आपको काफ़ी नए नए जानकारी मिला होगा, जो आपका प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और आप उन बाकियों से आगे रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप आराम से इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कंटेंट दिया गया है, ये सारे कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। भले ये आपको 20 मिनट 30 मिनट के अंदर आपको देखने को मिल गया, बट इसके पीछे इसको बनाने के लिए 3-4 जो है किताब को देखना, चैप्टर को देखना, फिर उनमें से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको बाहर निकलना, इसमें काफ़ी जो है टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग काम है ये। इसलिए आपको सेशन जो है थोड़ा कम कम देखने को मिल रहा होगा, बट जितना भी सेशन आपको अभी तक देखने को मिला है सारा आपका ए ग्रेड देखने को मिला होगा। किसी भी सेशन में क्वालिटी के साथ, कंटेंट में क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया गया है। बाकी साउंड वगैरह थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडियो तो है नहीं कि सब कुछ आपको बहुत बढ़िया से मिलेगा, बट उतना आपको प्रोवाइड किया जाता है जितना आपके नॉलेज को इन्हांस के लिए ज़रूरी है। इसी बात पर एक लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको कुछ पूछना है, कोई इनपुट देना है सेशन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे चीज़ को बता सकते हैं। और नोट्स के लिए कहाँ जाना है आपको? एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है? गूगल प्ले स्टोर से करना है। फिर आपको ई बुक्स के सेक्शन को जाना है। आप जाएंगे वहाँ पर ऐप में, तो ई बुक्स का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको KVS PRT टायर 2 के रिगार्डिंग नोट्स देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।